आज का विषय, आज की डिस्कशन की टॉपिक है अखिल गोगोई। हम दोनों के मित्र अखिल गोगोई, किसान नेता अखिल गोगोई, पंजाब का माफ कीजिएगा, आसाम का, अभी बातों बातों में पंजाब आ जाती है, आसाम का किसान नेता, युवा नेता अखिल गोगोई। अखिल की 18 महीने में भाजपा सरकार अखिल को जेल में बंद करके रखा था। गुवाहाटी सेंट्रल जेल, डिब्रूगढ़ से तो उनको अरेस्ट किया। क्या आरोप है? आरोप कुछ भी नहीं है, जो साबित हो गया है। और 18 महीने उसको जेल में रखा। 2020 की जनवरी में अखिल भाई से मिलने योगेंद्र यादव जी, मैं, मेधा पाटकर जी, हम सब गए थे गुवाहाटी, मिले। अखिल भाई तो मतलब बिल्कुल अपने मूड में थे और उन्होंने कहा कि कोई चिंता करने की बात नहीं है, मैं बेकसूर हूं और ये हमें तंग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारा फर्ज और धर्म है कि हम इनको, हमारी मायूसी से इनको खुशी ना पहुंचाए, तो हम जेल के अंदर भी डटे हुए हैं। अखिल भाई को फिर जेल के अंदर कोविड हुआ, शुक्र है कि वो ठीक भी हो गए हैं। अब उनको एनआईए कोर्ट ने उनको रिहा कर दिया, बरी कर दिया है। उसके बारे में आप लोगों से बात करेंगे। अधिकतर बात मैं डॉक्टर सुनीलम से करूंगा, क्योंकि डॉक्टर सुनीलम इस बीच में अखिल भाई से, उनके संगठन के लोगों से मिलने कम से कम 5-6 बार आसाम गए हैं। लेटेस्ट और सबसे अप टू डेट तथ्य उनके पास है, और अखिल भाई से रहा होने के बाद उन्होंने कई बार बात किया है। डॉक्टर सुनीलम, आपको स्वागत। आप ही बताइए अखिल भाई के बारे में, क्योंकि मेरा अखिल भाई से परिचय आपके थ्रू हुआ था, ये मुझे याद है। तो अखिल भाई की काम से और इस वक्त की जो उनके साथ हुआ है और इस वक्त वो कैसे हैं, ये सभी साथियों को बताएं। जी बहुत बहुत शुक्रिया स्वराज इंडिया का, अविग्दा आपका, कि आपने इस विषय को इतना महत्वपूर्ण समझा, उसके ऊपर आज ये चर्चा आपने रखी। मैं अपनी बात शुरू करने के पहले फादर स्टैन स्वामी को मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ, क्योंकि फादर स्टैन स्वामी का जो कुछ हुआ वो किसी का भी इस देश के अंदर हो सकता है जो संघ परिवार के खिलाफ लड़ रहा है, जो मोदी सरकार और अमित शाह के खिलाफ लड़ रहा है। और इसलिए जब 1 जुलाई का फैसला आया अखिल गोगोई जी का, वहां पर तुरंत वेदांता, जो उनके वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि हो गई, जो है बरी कर दिया। तो मैंने उनसे यही कहा कि जो है मुझको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इतने जल्दी एनआईए कोर्ट जो है वो उनको बरी कर देगी, क्योंकि गुजरात के एक शबीर भाई बाबा जो हैं वो 11 साल के बाद जो है वो रिहा होकर के अभी श्रीनगर आए हैं। अभी बैंगलोर के लोगों का भी देखा, कई दशक उन लोगों को लग गए हैं। तो ऐसी व्यवस्था के अंदर अखिल भाई आ गए, ये बहुत आश्चर्यजनक है। और एनआईए कोर्ट ने जो काम किया है वो बहुत असाधारण काम किया है, और जिस तरीके से हमारा सुप्रीम कोर्ट तक जवाब के अंदर है, उसके अंदर हम तो बिल्कुल उम्मीद नहीं कर रहे थे कि एनआईए जैसी एजेंसी काम करेगी। क्योंकि जब मैं मिला अखिल जी से और मैंने उनसे पूछा कि ये बताइए माओवादी लिंक का क्या चक्कर है भाई आपका, तो उन्होंने मेरे से कहा, और मैंने उनसे पूछा कि बताइए कि आपकी जो पूरा इंट्रोगेशन हुआ, एनआईए आपको दिल्ली ले गया था हथकड़ी पहना करके, तो आपसे क्या क्या तहकीकात हुई, क्या क्या सवाल किए उन्होंने कहा मुझसे तो कोई बात ही नहीं की माओवादी वाली। तो मैंने कहा कि आपके ऊपर आरोप तो आप माओवादी वाला। कहा कि वो तो बस यही कह रहे थे कि आप जो है बीजेपी ज्वाइन कर लो और जो है आपका केस पूरा सब खत्म हो जाएगा, आप जेल के बाहर चले जाओगे, नहीं तो आपका जिंदगी जेल में कटेगा। अब मेरे को तो, मैं तो आई वाज शॉक्ड। मतलब मैंने ये तो मतलब लगातार सुनते रहे हैं कि सीबीआई ये काम करती है, जो है वो आईटी वाले जो हैं, इनकम टैक्स वाले, वो काम करते हैं, ईडी काम करती है, लेकिन एनआईए भी पार्टियां बदलवाने का काम करती है। तो मेरा को पहली बार ही मैंने जिंदगी में सुना, मेरी कल्पना के बाहर था कि मतलब
तो जो है मेरे को तो सही बात यह है कि बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। और लेकिन एनआईए कोर्ट का यह है कि दुनिया के अंदर सब लोग एक तरीके के नहीं होते और सब लोग कंप्रोमाइज भी नहीं करते। मुझे याद आ रहा है कि इंदिरा गांधी के खिलाफ में किस तरीके का फैसला आया था और एक ही फैसले ने जो है वो पूरी तानाशाही को चकनाचूर कर दिया। उसके बाद में राजनारायण जी चुनाव जीते भी थे। तो अभी जो फैसला आया है, मैं सबसे पहले उसके बारे में थोड़ी सी बात करना चाहता हूं, क्योंकि जो एनआईए के जो है मजिस्ट्रेट, उन्होंने जो बात कही है, 120 पेज का वो जो है पूरा जजमेंट है, 207 पैराग्राफ्स हैं उसमें। और उसके अंदर उन्होंने सबसे पहले तो जो इन्वेस्टिगेटिव जो एजेंसी है एनआईए के ऊपर ही उन्होंने सबसे पहले कहा है कि आपका जो पूरा कंडक्ट है वो बहुत डिस्करेजिंग है। और फिर उन्होंने कहा है कि हमको उम्मीद है कि आप जो है, जो आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप देश को टेररिज्म से बचाएंगे, तो आप उसके उच्च मापदंडों के हिसाब से काम करेंगे। मतलब एक तरीके से जो वर्डिक्ट है वो केवल अखिल गोगोई के पक्ष में नहीं है और उन्हें केवल बरी नहीं किया, एनआईए को उन्होंने जो है एक तरीके से कन्विक्ट किया है, मतलब एनआईए के खिलाफ में डायरेक्शन देने का काम किया है। और ये पूरी देश और दुनिया की आंख खोलने वाली है कि जो प्रीमियर एजेंसी मानी जाती है कि जो देश को आतंकवाद से बचाएगी, वो इतने घटिया स्तर के ऊपर काम कर रही है। और काम तो मैं क्या कहूंगा अफसरों के बारे में, लेकिन इतना ही कहूंगा कि सरकार उनसे इस तरीके का काम ले रही है, उनको दबाव में डाल करके। तो उन्होंने एक तो पहले तो एजेंसी के बारे में कहा 191 पैराग्राफ में, फिर 192 पैराग्राफ के अंदर उन्होंने कहा कि कोई मटेरियल ही नहीं है, ये केस चार्ज के अंदर ही उड़ गया है। सबसे बड़ी बात ये है, आप तो बड़े वकील हैं साहब, आप जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कहाँ कहाँ वकालत करते हैं। हमारे ऊपर जो है केवल 140 केस चलाए हैं सरकारों ने, और जब वो बात चार्ज के ऊपर जाती है तो वो कहते हैं कि वो चार्ज तो लगेगा ही, और जो है भाई कोई मटेरियल हो नहीं हो चार्ज तो लगेगा ही, हम तो छोटा सा कोर्ट हैं, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एनआईए कोर्ट ने मतलब चार्जेस, क्योंकि अंदर कोई मटेरियल नहीं था, माओवादी लिंक के नाम पर एक किताब थी व्हाट इज सोशलिज्म, तो उन्होंने कहा कि भाई इस किताब के आधार पर हम कैसे जो है किसी आदमी को माओवादी होने का, मतलब कोई एक्शन नहीं है, कोई विस्फोट नहीं है, कोई अपहरण नहीं है, कोई हत्या नहीं है, कैसे कर सकते हैं। तो कोई मटेरियल नहीं मिला, तो उन्होंने जो है ये कहा कि भाई जो है आप इसलिए इनको छोड़ा जाता है, ये कहा उन्होंने। उसके साथ में बहुत जबरदस्त बात ये कहा कि उन्होंने 194 पैरा के अंदर कहा कि ये जो पूरी लिगेसी है, ये जो राष्ट्रद्रोह वाली, यही पूरी गलत है और इसके बारे में सोचना चाहिए। मतलब हमारा जो स्टैंड है वो एनआईए कोर्ट का भी स्टैंड है कि एक जब जिस समय कॉलोनी थी और उस समय जो बात करे अपने देश की, उसको जो है माना जाता था राष्ट्रद्रोही, और आज भी उसी को उसी तरीके से माना जा रहा है। तो इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, ये रिडंडेंट है, ये तो अब कॉलोनियल एज का एक था, उसको खत्म कर देना चाहिए। इस तरीके की बात भी कोर्ट ने उसके अंदर कही है। और फिर उसके आगे जाकर के जो है 205 के अंदर उन्होंने जो है वो पूरा छोड़ दिया है। उस पैरा के अंदर चारों जो नौजवान थे उन सबको उन्होंने जो है वो बरी कर दिया है। तो ये तो रहा केस का मामला। ऐसे हजारों केस हैं यूपी, मतलब जो पूरा यूएपीए है उसके तहत हजारों लोगों को। और मैंने जो लेख लिखा, मैंने लिखा कि अखिल गोगोई मतलब हिंदू घर में पैदा हुए हो इसलिए बच गए हो, मुसलमान होते तो तुम्हारा कोई चांस नहीं था निकल के आने का। ये मेरे को, मेरा जैसा आदमी, हम तो सेकुलर लोग हैं, हिंदू मुसलमान में और पूरे ईसाई और किसी में अंतर नहीं रखते, लेकिन मेरे जहन के अंदर भी ये वाली बात आती है कि वो बच इसलिए गए कि जो है अखिल गोगोई हैं, और जो है अगर कोई मोहम्मद कुछ होते तो फिर उनका इससे बचना संभव नहीं था। तो इस तरीके की स्थिति है। तो माओवादी लिंक से भी उनको बरी कर दिया, यूएपीए से भी उन्हें बरी कर दिया। इसके पहले कई जगह पर उन्होंने हमले किए, ऐसा कुछ बताया। कुल मिलाकर उनके ऊपर जो है वो 140 से ऊपर केसेस लगे हैं और उसमें बहुत सारे केसेस अभी चल रहे हैं। तो अभी पॉलिटिकल जो इन्फ्लुएंस था, भारतीय जनता पार्टी का जो दबाव था, वो दबाव केवल राज्य की सरकार का नहीं था, वो दबाव केंद्र की सरकार का था। क्योंकि ये जो बंदा है वो खुल करके चैलेंज करता है। सीएनआरसी के जो आंदोलन के अंदर इन्होंने खुल करके चैलेंज करने का काम किया और एक ही बात कही कि धर्म के आधार पर नागरिकता तय नहीं हो सकती। ये मूल बात है।
और जिसको लेकर के हम लोग भी मानते हैं, और वही उन्होंने मुद्दा उठाया और उसी को लेकर के क्योंकि एक तो मुसलमान और फिर उसके हितैषी, तो चाहे वो सीए एनआरसी के खिलाफत जिसने की हो, चाहे वो दिल्ली के अंदर जामिया के और जो भी जेएनयू के छात्र छात्राओं ने की हो, तो वो भी अंदर गए, वो भी दिल्ली दंगों के चक्कर में फंसे हुए हैं। जिसने सीए एनआरसी का विरोध किया है वो सब भारत सरकार की ब्लैक लिस्ट के अंदर, जो टारगेटेड उनकी लिस्ट है उसके अंदर हैं। तो अब 18 महीने तक उनके ऊपर चला, लेकिन कुछ भी साबित नहीं हो पाया। अब बहुत सारे लोग ये सोच सकते हैं कि इसलिए हुआ कि शायद वो एमएलए बन गए। मेरे को तो ऐसा नहीं लगता। उसके बारे में आपको पूछना चाह रहा था, क्योंकि उस चुनाव में आप मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि मेरे को असल में अब एकदम मेरा अनुभव एकदम अलग है और आपका मुझसे ज्यादा अनुभव है कि असल में जो पूरी जुडिशरी है, मुझे लगता है कि वो बहुत विधायिका के खिलाफ है। उसको जो है हर जो पॉलिटिशियन है वो उसके अंदर चोर नजर आता है, एक भ्रष्टाचारी नजर आता है, और इन्हीं ने देश का बर्बाद कर दिया, ऐसा करके वो मानते हैं। ये उनका एक किस्म का कन्विक्शन बन गया है। अब ये क्यों हुआ है, वो लोगों के आचरण नेताओं के ऐसे रहे इसलिए ये हुआ है, या इस किस्म की कोई जो ट्रेनिंग होती होगी मजिस्ट्रेट या जस्टिस या क्या क्या लोगों को इस कारण से हुआ है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि कोई लाभ तो किसी को मिल नहीं सकता। एमएलए कोई बन गया, एमपी बन गया, तो मुझे तो ये याद है, मुझको याद है कि मेरा एक आंदोलन हुआ दिल्ली के अंदर, एक आंदोलन हुआ जंतर मंतर के अंदर, जो हमारा स्थायी आंदोलन का जगह है। वहां पर एक पुलिस वाला जो है वो असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर था, खुद पुलिस वाहन के पीछे खड़ा हो गया और लोगों को जो उसके ऊपर वाटर कैनन का वो करते हैं, और उसने जो है ऑर्डर करते हुए बैक कर दिया, खुद पीछे खड़ा था, खुद कुचल गया। अब वो हमारे खाते में आ गया, क्योंकि वो मेरा आंदोलन था। मेरा तो आंदोलन क्या कहा जाए, रामविलास पासवान जी, आज उनका स्मृति दिन है ना, सब लोग ट्वीट कर रहे हैं, तो उनका वो दलित सेना का आंदोलन था, मैं दलित सेना का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था, वो मेरे खाते में आ गया। 307 मेरे ऊपर लग गया, इसके बाद 304 लग गया कि अब मैं उस समय एमएलए था, और एमएलए कामनी लाओ जो है वो वहां पर जो है मजिस्ट्रेट थी कोर्ट के अंदर। तो मैं कोर्ट के अंदर खड़ा हुआ था और उन्होंने पुकार लगाई, और उसके बाद में मैं वहां पर पहुंच गया, तो बस उसने भाषण देना शुरू कर दिया। आप एमएलए हैं, आप अपने आप को क्या समझते हैं, आप कानून के ऊपर है, मैं आपको जेल भेजूंगी। हमारे तेजेंद्र सिंह आहूजा जो है, बहुत बड़े भारी ह्यूमन राइट उसके वकील है, वो कहते रह गए। उन्होंने कहा नहीं, ये जो है समझता है कि मैं कानून के ऊपर हूं, एमएलए है ना, और इसलिए ये जो है, और उसने मेरे को जेल भेज दिया। मतलब आप सोचिए, तो इस किस्म का एटीट्यूड है जुडिशरी का। तो इसलिए मेरे को नहीं लगता कि किसी भी स्तर के ऊपर जो है अखिल गोगोई को एमएलए बनने का लाभ मिला। लेकिन हम लोग जब अखिल गोगोई की बात कर रहे हैं, तो जो स्वराज इंडिया के इस शो को देखने वाले दर्शक हैं, उन्हें मालूम होना चाहिए कि बहुत पॉपुलर व्यक्ति है, और उसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा इस बात से लग सकता है, जो भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं वो अपने कार्यक्रमों में गए होंगे, पार्टी के कार्यक्रमों में, संगठन के कार्यक्रमों में गए होंगे। तो क्या होता है, लोग सुबह आते हैं, शाम को चले जाते हैं। लोगों को ये रहता है कि कार्यक्रम कब खत्म हो रहा है, तब चले जाते हैं। मैं उनके यहाँ पर एक कार्यक्रम में गया, और सम्मेलन था उनका, कृषक मुक्ति संग्राम समिति का। 3 दिन वो सम्मेलन चला, तीनों दिन बारिश कंटिन्यूअस होती रही, और तीनों दिन जो है पंडाल जो है उसमें 5 से लेके 7-8 हजार तक लोग रहे, और सब लोग वहीं पे रहे, वहीं खाना चलता रहा, वहीं भाषण चलते रहे, वहीं पे लोग जो है वहीं पर सोए। मतलब मैं अद्भुत था, मेरे लिए ये कल्पना के बाहर की चीज है। मैं भी पूरी जिंदगी भर से यही पार्टीबाजी और संगठन और सम्मेलन और यही सब करता रहा, लेकिन मैंने तो ऐसा दृश्य देखा ही नहीं था। और इस सबसे ज्यादा बढ़ करके कम से कम 25-30 ओवी वैन खड़ी रही। अरे ओवी वैन तो मतलब जो है, मैंने तो अन्ना हजारे के आंदोलन में देखी थी ओवी वैन खड़ी खड़ाई, लेकिन जो है मतलब ये बंदा ऐसा है कि कोई जगह भी नहीं ले सकता है, मतलब इसके पास पैसे ही नहीं है इनके संगठन के पास में कि कोई इंडोर कोई बड़ी सी जगह ले ले। तो इसलिए ये किसी खेत में कर रहे थे श्रीमान जी कार्यक्रम, और उसके अंदर ओवी वैन लगी हुई थी, और सब टॉप इंटेलेक्चुअल्स वहां पर आसाम के आए हुए थे। तो मुझको उस समय से मेरे को समझ में आ गया कि भाई इसके अंदर दम है, और इस व्यक्ति के एक पॉपुलैरिटी की एक सीमा है। और फिर जब याद होगा आपको, पिछली बार जब इनकी गिरफ्तारी हुई और मैं और राजू शेट्टी जी गए, तो राजू शेट्टी जी और मैं उनसे तो मिलने गए, हमारे पीछे पीछे पूरी जो है वो ओवी वैन चल रही हैं। हम जो है जेल के अंदर जा रहे हैं, तो ओवी वैन के साथ कैमरे लगे हैं, लौट के आ रहे हैं, है ना, मिलने भी नहीं दिया हमको, तब भी लाइव चल रहा है पूरा।
तो भैया हमारे को आसाम के अंदर कौन जानता है जो लाइव चल रहा है, या राजू शेट्टी जी को लाइव इसलिए चल रहा है कि आप अखिल गोगोई के लिए आए हैं। ऐसा ही इस बार भी हुआ जब योगेंद्र यादव जी और हम लोग गए थे चुनाव के समय में, और ऐसा ही जो है जब अभी मैं वो शिवसागर से देखा, अद्भुत करिश्मा है इस व्यक्ति का। और इसलिए मुझको लगता है कि मैंने इस बार जब मेरी मुलाकात हुई तो मैंने कहा भाई एजेंडा क्या है? अरे डॉक्टर साहब आप चिंता मत करो, अगली बार सरकार बनाएंगे। भाई जेल से निकलेगा अभी तो जेल से निकलने के लाले पड़े हुए हैं, हम लोग तो जेल को लेके चिंतित हैं। इसलिए हमारा बहुत इंसिस्टेंस था कि चुनाव लड़ा जाए, है ना। तो मतलब जो है ये अद्भुत एक उनका करिश्मा है। और मैं ये जरूर कह सकता हूं कि जिस तरीके से एक बहुत जल्दी उन्होंने एक राइजर दल बनाया 70-80 संगठनों ने मिल करके, और जिस तरीके से आज उनका जो अभी एक परसेंटेज ऑफ वोट आया है, उसके चलते हमारे जो कांग्रेसी मित्र हैं वो बड़े नाराज हैं। वो ये कहते हैं कि भाई अखिल गोगोई ने जो है पूरा खेल बिगाड़ दिया, नहीं तो बीजेपी की सरकार नहीं बनती, हमारी सरकार बनती। तो हमने उनसे कहा कि भाई हमने तो कहा था कि एक टिकट तो दे दो, तुम्हारे पास में तुम्हारी ऐसी सरकार बन रही थी तो फिर तुम्हें एक आध टिकट तो दे देना चाहिए था, लेकिन एक टिकट भी नहीं दिया। मतलब जैसे कहते हैं ना कि वो जब युद्ध हो रहा था कि मैं सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। तो भाई अब जो है अखिल गोगोई के नाम से, राजद दल के नाम से रोते रहो, है ना। इस बात को समझना चाहिए कि राजनीति के अंदर जो है वो एक पॉपुलरिटी का, और किसी भी दल जिसके साथ में एक पॉपुलर फिगर जुड़ा हुआ है, जिसकी जो रूट्स हैं वो जमीन के अंदर हैं, वो ध्यान रखना चाहिए। मैं इसके बारे में थोड़ा सा और कहना चाहता हूं, अगर समय होगा आपके पास में। बिल्कुल है, बिल्कुल तो ये भी कहना चाहता हूं कि देखिए ये जो अखिल गोगोई है, ये अखिल गोगोई आज का लीडर नहीं है, और ये केवल किसानों का लीडर नहीं है। ये लीडर जो है मूल तौर पर जो लीडर बना है, ये बने हैं अपना जो राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई एक्टिविस्ट के तौर पर लीडर है। इसलिए जो है मतलब महामहिम जो हमारे अखिल जो अरविंद केजरीवाल हैं, उनके ये बहुत परम मित्र हैं, है ना। लेकिन ये मित्रता इत्रता कुछ उस तरीके से मानता नहीं। अन्ना आंदोलन के अंदर साथ में था, लेकिन जब अखिल अब उसने अपनी पार्टी बना ली अरविंद केजरीवाल ने, तो कभी मतलब एक सेकंड के लिए भी इन्होंने नहीं सोचा कि भाई मेरा मित्र है और अब चीफ मिनिस्टर बन गया है और पार्टी बना ली है तो मैं इसके साथ चला जाऊं। कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। और मैंने ये भी देखा है अन्ना आंदोलन के अंदर कोर कमेटी के अंदर मैं भी था, वो भी थे, और मैंने देखा है कि दो टूक जिस तरीके से बात अन्ना हजारे से करते हैं, तो मेरे को समझ में आया कि ये व्यक्ति कोई बड़ा भारी व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है, तो उसका जो एक वो बनता है, ऑरा बनता है, उससे आदमी दबाव में आ जाता है। तो ये बंदा किसी के दबाव में आता नहीं है। तो आरटीआई वाला जो काम किया है, इससे करप्शन की जो जड़ें हैं उसको इस व्यक्ति ने हिला दिया है। और इसलिए जो पूरा करप्ट एस्टेब्लिशमेंट है पॉलिटिकल पार्टी का, जो भी सरकार रहती है वो पूरे करप्शन के ऊपर आधारित ही चलती है पार्टियां। इसमें कहीं कोई किसी को गलतफहमी हो तो उसे गलतफहमी दूर कर देनी चाहिए। विशेष तौर पर स्वराज इंडिया के लोगों को ये बहुत जरूरी है कि जो है ये जो सरकारें जो चल रही हैं वो पूरी की पूरी करप्शन के आधार पर, चंदे के आधार पर, इलीगल वसूली के आधार पर, ट्रांसफर पोस्टिंग के आधार पर, इसी सब के आधार पर ये सरकारें काम करती हैं। तो वो उसके अंदर सबसे बड़ा खतरा बन गया था ये, और इसीलिए इसको सब तरफ से घेरा। मतलब कहने के लिए तो भाई जब भाजपा की सरकार बन गई तो कांग्रेस को इससे सपोर्ट करना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ने भी सपोर्ट नहीं किया। मेरा अपना खुद का भी अनुभव है कि जब आप ईमानदारी की राजनीति करते हैं और सिद्धांत की राजनीति करते हैं तो दोनों पार्टियां नहीं, सभी पार्टियां आपके साथ में, आपके खिलाफ में खड़ी हो जाती हैं। तो लेकिन ये व्यक्ति चलता रहा लगातार। जब आसाम के आसपास जो लोग बाहर से लाके जो बसे हुए थे उनको जब उजाड़ने की बात आई तब इसने लड़ने का काम किया। जब बड़े डैम्स की बात आई तो एक राष्ट्रीय मुद्दा बना करके कि भाई चीन ने वहां पर पानी रोका, यहाँ पर जो डैम्स बनाएंगे पूरा सब बर्बाद हो जाएगा पर्यावरण का, उस मुद्दे को उठाने का काम किया। और केवल संघर्ष ही नहीं किया, हम लोग जो कहते हैं रचना और संघर्ष दोनों साथ साथ होना चाहिए। तो आप कांचीरंगा का आप जो है बायोडायवर्सिटी पार्क देखिए, मैंने वो पार्क देखा है, और मैं तो कहूंगा कि भाई जो को टूरिज्म के लिए जाना है वो कांचीरंगा पार्क जाए, जरा अखिल गोगोई का पार्क देख करके आए। 120 रुपए की एक थाली मिलती है जिसके अंदर 100 से ज्यादा छोटे छोटे व्यंजन होते हैं, लोकल किस्म के जो खाना होता है ना, वो एक ही थाली में इतना मिलता है उसमें। और पूरे के पूरे वहां के जितने लोकल मतलब जो नृत्य है, जो गीत हैं वो भी रहेगा, वो बैम्बू का जो कुछ बनता है वो भी रहेगा, फल भी, फूल भी, पूरा का पूरा जो इसका हैंडलूम का
जो है मतलब पूरा आपको एक ही जगह पर मिलेगा। तो ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति बहुत क्रिएटिव दिमाग का व्यक्ति है। आमतौर पर जो संघर्ष वाले लोग रहते हैं वो संघर्ष ही उन्हें लगता है कि उसी से बदलाव होगा, लेकिन ये संघर्ष और निर्माण दोनों के वो साथ साथ लेकर चलने वाला व्यक्ति है। और इसके साथ साथ एक और बात यह है कि इसको ये बात मालूम है कि अकेले बात नहीं बनती है, और इसीलिए एनएपीएम के साथ में शुरू से एनएपीएम का किनको कन्वीनर भी चुना गया। फिर इसी तरीके से हम लोगों ने जब अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति बनाया तो उसके अंदर भी आप लोगों ने इनको वर्किंग ग्रुप के अंदर रखने का काम किया, लेकिन हर समय दिक्कत रहती है, टिकट का पैसा कभी रहता नहीं है, तो आना ट्रेन से तो जो है 3 दिन लगाने वाला समय है भी नहीं। तो मेरे लेकिन ये मैंने देखा चुनाव के समय, मैंने देखा कि लोगों ने अपना पैसा लगा करके पूरा काम किया, क्योंकि मेरे आंखों के सामने की बात है। मैं वहां पर पूरे टाइम, मैं चुनाव के समय वहां पर था, तो मैं चुनाव का कैंपेन देख रहा था। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, जो लोग फिर से स्वराज इंडिया के जो लोग हैं, जो कुछ अगर पार्टी वगैरह कर रहे हैं और उनके मन में चुनाव लड़ने का है, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ये भी एक मॉडल है जो इन्होंने पेश किया है, अखिल गोगोई ने। और वो मॉडल क्या है? सभी बूथ के ऊपर बाहर के 20 लड़के लड़कियां वहां पर थे, हर बूथ पे, और वो वहीं पर रहते थे, वहीं खाते थे, छोटा सा एक टेंट लगा लिया था और वहीं पर उनका वो कैंप था। और सुबह से निकलते थे और एक एक घर में जाते थे, और एक एक घर के अंदर वहां का जो ट्रेडिशनल जो तरीका होता है, जब किसी को शादी के लिए बुलाना होता है तो जैसा होता है ना, पीले चावल लेके जाते हैं, तो ऐसा एक अपना एक किसी उसमें मतलब कटोरा टाइप के अंदर उसमें ये रख करके लेके जाते थे, आदमी के पास मिलते थे, 10-15-20 मिनट समझाते थे। 20 लोगों का ग्रुप केवल 70 लोगों से एक दिन में मिलता था, लेकिन हर बूथ के ऊपर रोज 70 लोगों से, 70 फैमिलीज से लोग मिलते थे। और सभाएं अलग, जो हमारे जैसे लोग गए तो एक एक दिन में 10 सभाएं करते थे, और वहां पर तो कोई कैंपेनर तो वैसे था नहीं। तो उनकी माँ, मतलब 80+ की जो माँ थी, वो सुबह से बस केवल गाड़ी से निकलती थी, और गाड़ी से मतलब उनका जैसे कहते हैं ना रोड शो है ना, तो सब जो ही वो निकली तो अखिल की माँ आई है तो लोग महिलाएं आके गला मिल करके, और बस ये है कि भाई मेरा बेटा है जेल में, आप सोचो इसके बारे में कुछ करो। इतनी सी बात वो कहती थी, कभी उन्होंने 1 मिनट से भी ज्यादा कभी बोला नहीं होगा जो है। लेकिन जो एक अद्भुत जो कार्यकर्ता था, और जो कि सब मेरे को लगता है कि 25 साल से नीचे के मेरे को लोग दिखलाई दे पड़े, शायद ही कुछ लोग 30-35 के होंगे, ज्यादातर ये है। तो ये जो करिश्मा है वो मतलब ये है कि इस देश का जो युवा है वो आज भी आदर्शवादी है, वो आज भी सिद्धांतवादी है, और इसलिए अखिल गोगोई 18 महीने जेल में रहता है, फिर भी उसको जिता करके लाता है, और अपने तरीके से। और मैंने ये भी देखा कि अकेले युवा नहीं, कई गृहिणियों को मैंने देखा, मैं तो आई वाज शॉक्ड कि भाई आप कहाँ पर रहते हैं? फलाना जिले में रहते हैं, क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड जो है वो तो बड़े अफसर हैं, है ना, या अच्छे खासे बिजनेसमैन हैं। तो मैंने कहा इधर कहाँ भटक रही हो? सुबह से लेकर शाम तक पर्चा लेकर के हाथ में एक एक जगह दे रहे, दुकान दे रहे। नो नो नो, ही विल चेंज पॉलिटिक्स ऑफ आसाम। हमको लगता है कि वो कर देगा। तो ये जो एक मन के अंदर, एक मिडिल क्लास में, अपर मिडिल क्लास के अंदर, लोगों के अंदर ये जो एक भावना पैदा करने का काम जो किया है, तो वो कोई मास लीडर ही कर सकता है। और इसीलिए सबको जो है एक मॉडल के तौर पर मतलब देखना चाहिए। और मुझको लगता है कि अब जब आ गए हैं अखिल गोगोई, तो आपको तो ये मालूम है कि अखिल गोगोई को जब विधानसभा में चुनाव जीत गए तो कोर्ट ने भिजवाया था कि भाई ठीक है, शपथ लेने की इजाजत दी जाती है। तो शपथ लेने पहुंचा तो सीएम को समझ में आ गया कि ये आ गया, तो उसने कहा कि ये तो पागल है, इसको तो जो है मतलब किसी पागल खाने में होना चाहिए, है ना। ये सीएम के वर्ड्स थे, है ना। अब वो कितना पागल है अब मालूम पड़ेगा, है ना। जो लोग चुनाव की राजनीति नहीं करते हैं और चुनाव की राजनीति से जो लोग परहेज रखते हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं विशेष तौर पर कि भाई चुनाव की राजनीति में और चुनाव की बिना में अंतर ये है कि अखिल गोगोई पहले सड़क पर चिल्ला रहा था, सड़क पर आप पुलिस लठ लगाएगी, जेल में बंद कर देगी, काम हो जाएगा। लेकिन असेंबली के अंदर जब वो बोलेगा तो सीएम तो नहीं भाग सकता, असेंबली के अंदर से एमएलए और मंत्री तो नहीं भाग सकते, पूरा मीडिया वहां पर रहता ही है, विधानसभा में सब अधिकारी रहते ही हैं, तो सुनना
ही पड़ेगा झक मार करके अखिल गोगोई जो कहता है। ये अंतर है, एक फोरम मिलता है, एक प्लेटफॉर्म मिलता है, आपकी बात की जो रीच है वो बहुत आगे तक चली जाती है। ये अंतर जो है थोड़ा मैंने ये सोचा, क्योंकि ये डिबेट हम जनसंगठन वाले जो लोग हैं और उसमें और पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों में बहुत ज्यादा चलती रहती है, तो मैंने सोचा कि अखिल गोगोई के बहाने ये भी एक थोड़ा सा लोगों के जहन में इस बात की भी क्लैरिटी आनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि फिलहाल तो ये बात है, और अगर आप कुछ पूछेंगे तो हम इस बात को और भी आगे बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर साहब, अखिल के बारे में तो 30 मिनट में कोई प्रोग्राम हो नहीं सकता है। इतना रंगीन उसका करियर, पॉलिटिकल करियर, उसकी आंदोलन का करियर है। मुझे तो लगता है हमें हम दोनों को फिर एक बार प्रोग्राम करके और कोई विषय पर चर्चा करना चाहिए। रही बात, अखिल AIKSCC के वर्किंग ग्रुप के सदस्य हैं। आप और मैं, हम दोनों मिलकर कोशिश कर रहे हैं जितना जल्दी हो सके दिल्ली में जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें अखिल को ले आया जाए आसाम से, और AIKSCC की बैठक में उन्हें शामिल किया जाए। संयुक्त किसान मोर्चा के उन्होंने ये कहा, मेरी उनसे बात हुई जेल से जब जो निकले थे, तुरंत बात हुई, फिर वो शिवसागर पहुंच गए तब बात हुई। उन्होंने मेरे से कहा कि मैं तुरंत आना चाहता हूं, लेकिन जिस कॉन्स्टिट्यूंसी ने मुझे जिताया है वहां पर जाना बहुत जरूरी है। और 12 तारीख से उनका असेंबली सेशन शुरू हो रहा है, फर्स्ट असेंबली सेशन है, तो वो भी जरूरी है। लेकिन उसके बीच में उन्होंने कहा कि मैं जरूर दिल्ली आने की कोशिश करूंगा। तो हम लोग विल ट्राई टू कोऑर्डिनेट कि क्या कुछ हो सकता है, और बहुत सारे साथी उनसे मिलना चाहते हैं। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ विक्दा, थोड़ा सा समय अगर आपके पास में हो। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी NIA कोर्ट ने जिस तरीके से बरी किया है अखिल गोगोई को, और आज जो फादर स्टेन स्वामी की जो मौत हुई है पुलिस की हिरासत में, जिसे हत्या, पूरी दुनिया इसे हत्या मानेगी, 84 साल का एक व्यक्ति जो आदिवासियों और दलितों और वंचित वर्गों के ऊपर फर्जी केस लगाए जा रहे थे, उसके खिलाफ में जो व्यक्ति लड़ने का काम कर रहा था, उसी की मौत पुलिस हिरासत के अंदर हो जाए। 84 साल के व्यक्ति जिसने कोई अपना परिवार नहीं माना, पूरे समाज को और पूरे देश को, वंचित तबके को जिसने अपना परिवार माना, मुझे लगता है कि इसका बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। और इसका असर पड़ेगा भीमा कोरेगांव के केस के ऊपर, इसका असर पड़ेगा UAPA के अंदर जिन लोगों को फर्जी बंद किया है उसके ऊपर। और मुझको लगता है कि ये एक मिसाल होगी, और हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत धीमी गति से जो UAPA के केसेस चलते हैं, बहुत धीमी गति से दिल्ली दंगे वाले केस और भीमा कोरेगांव का जो केस चल रहा है उसमें तेजी आएगी। इस बात की हम उम्मीद जरूर कर सकते हैं इस अखिल गोगोई के फैसले से। जी डॉक्टर साहब, ये तो बहुत ही बढ़िया था। मैं 2 बातें कह के इस शो को, आज के शो को कम से कम खत्म करता हूं। एक तो जो लोग दल बदल करते हैं उनको दुनिया बदलाने वालों से डर लगता है और पागल लगता है। तो आसाम के चीफ मिनिस्टर को क्यों डर लगता है अखिल गोगोई से, ये तो स्पष्ट है। वो तो सिर्फ पार्टी बदलना जानते हैं, दुनिया बदलना नहीं जानते हैं। दूसरा, ये अखिल की जो किसान आंदोलन में भूमिका रहा है, और जैसे हम लोगों ने AIKSCC में एक साथ काम किया है, मुझे लगता है दिल्ली में जो चल रही है किसान आंदोलन, इस पर भी प्रभाव आने वाला है। जरूर प्रभाव आएगा। अखिल की जीत से, MLA बनने का जीत तो जरूर हम तो उस समय मनाए ही थे, लेकिन वो जब सशरीर आ जाएंगे दिल्ली बॉर्डर पर तो वो एक बहुत इंस्पायरिंग एक घटना घटेगी। तो वो जब दिल्ली में होगा तब हम इस तरह का फेसबुक लाइव करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और मैं मन से चाहता हूं कि अखिल भाई को लेके, अखिल भाई की शक्ति और हमारी सबकी मिला हुआ शक्ति है उसको प्रदर्शन करके, ये जो सरकार सबका गला दबा के बैठा हुआ है, ये हम जरूर इस पिंजरे से हम बाहर निकले। UAPA के बात आपने कई बार कहा, जिक्र किया। मैं सिर्फ एक बात बता देना चाहता हूं डॉक्टर साहब कि टेररिज्म को रोकने के लिए, टेररिज्म से डील करने के लिए ये कानून लाया गया था, ऐसा कहा जाता है। अब यदि RSS BJP आंदोलन से, चाहे किसान आंदोलन हो चाहे NRC आंदोलन हो, उससे अपने आप को टेरराइज्ड महसूस करते हैं, उनके पास कानून ये अधिकार नहीं देता है कि ये आप कानून, ये UAPA को आप इस्तेमाल करके आपके अंदर जो आंदोलन के बारे में जो डर है, उस डर को
भगाने के लिए आप इनको जेल के अंदर डालें। फादर स्टैन स्वामी हमारे बीच में आज और रहे नहीं, इसकी दुख तो कैसे भरेंगे हमको नहीं मालूम, लेकिन ये जरूर उनकी शहादत जो है, इस देश का जो अभी जो चल रही है अशांति है यूएपीए के बारे में, और जो 1000 लोग करीब जेल के अंदर बिना वजह जो सड़ रहे हैं, इन सब के केसेस के ऊपर असर पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात है, हमारी जुडिशरी जिनका काम है, न्याय व्यवस्था जिनका काम है कि संविधान को रक्षा करे और संविधान के अनुसार देश चले, इसकी गारंटी दे, एक तरह से वो देश का कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी प्रोवाइड करते हैं, उनको अभी जागना होगा, उठ के बैठना होगा, और ये सरकार की जो गलत काम चल रहे हैं इसके खिलाफ इनको, जुडिशरी को अभी बहुत बड़ा रोल निभाना होगा। जैसे कि हमारे जज साहब जो अखिल भाई को रहा किए हैं, उनको हम सबको बधाई देना चाहते हैं कि कानून के पक्ष में उन्होंने रहा। जी डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत बिजी रहते हैं, उसके बावजूद भी आप इस शो में जुड़ पाए हैं। ये लेकिन आज शाम को आपसे मिलना है 6 बजे भोजन संवाद पर। 8 जुलाई के कार्यक्रम को लेके हम किसानों को बताएंगे कि ये कार्यक्रम से जुड़ना कितना जरूरी है ईंधन के खिलाफ। और अखिल भाई को लेके हम जरूर दूसरा एक प्रोग्राम करना चाहेंगे और तैयारी के साथ। जी, सब दर्शकों को धन्यवाद, नमस्कार। डॉक्टर साहब, आपको विशेष तौर पर धन्यवाद।